जब आप लोग क्लास शुरू किए थे तो मैं बताया था कि आप इस योग्य हो जाएंगे, इस स्थिति में आ जाएंगे कि आप इन प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे पाए, लिख पाए, समझ पाए। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में अब इस प्रश्न का उत्तर मैं खुद ही नहीं दूंगा, बाद में बताऊंगा ही, परंतु आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताइए इसका अर्थ क्या है, और इसके नीचे जो यह 5 प्रश्न दिए, पहले इसका ए का बताएं, फिर हम लोग बी का बताएंगे, बी का करेंगे। तो सभी लोगों को इस तरीके से पहले मैं थोड़ा सा यह बता देता हूं कि यह प्रश्न अभी तक हम लोग जो यह क्लास था जो जून बैच में स्टार्ट किया था, इसमें अनसीन पैसेज का कोई वह नहीं किए थे। मैं यह चाहता था कि आपके संस्कृत राइटिंग बहुत अच्छी हो जाए और व्याकरण में ठीक ठाक पकड़ होना शुरू हो जाए, तब यह जो आप कर रहे हैं वह आसानी से हो पाए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर आज देंगे। सभी लोग देंगे? हाँ सर, बिल्कुल। कुछ लोग इसको पहले पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, मे भी हो सकता है, और नहीं भी, तब भी इसको उत्तर देने का अभी मैं बताऊंगा कि इसका क्या संदर्भ होगा, क्या चीजें हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर में, इसमें अधोलिखिता सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषया समाधेया लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा में आपको क्या है 2 से 3 लाइन में आंसर देना है। 5 नंबर का है तो थोड़ा सा 5 नंबर देख रहे हैं यूपीएससी आपको दे रही है, तो 5 नंबर के हिसाब से थोड़ा 2-4 लाइन 4 लाइन में लिख दें, है ना। प्रश्न का उत्तर 4 लाइन में, जहां पे ये लगे कि नहीं यार इसका 4 लाइन नहीं बन रहा है तो थोड़ा संदर्भ जोड़ दें, या किस संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 5 नंबर है तो वहां पर ये नहीं कि एक ही लाइन में सीधे लिख करके अरे हमारा तो हो गया, थोड़ा 2-4-5 लाइन का थोड़ा सा नहीं हो तो संदर्भ लेकर के उस आप जो कंटेस्ट दिया हुआ है उसको लेकर के आप थोड़ा सा पहले उसको, जैसे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है आपको इसी में से देना है। ये अनसीन पैसेज है, यानी कि आपको बाहर से कोई चीज नॉलेज लेकर के नहीं आनी, आपके इसके अंतर्गत दिया हुआ है तो इसी के अंतर्गत जो वस्तुएं हैं उसी पे देखिए। प्रश्न का जो यह दिया हुआ है, बालाजी आप जो है दोबारा ज्वाइन किए, एक ही बार ज्वाइन कर लेते, पहले दूसरे से फिर तीसरे से, है ना, एक ही बार ज्वाइन कर लें, उसी से ज्वाइन कर लें। पता चला पहले उससे ज्वाइन किया फिर दूसरे से 15 मिनट बाद। तो जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से आप क्लास को समय से उपस्थित हो जाए। चलिए, तो इसका पहले आप देखिए प्रश्न की डिमांड क्या है, पहले प्रश्न के संदर्भ को आप समझिए। यह जो प्रश्न कह रहा है ए में, तो कोई बाबू आप लोगों से देखिए, हम लोगों की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी यह संस्कृत ऑप्शनल के 8 जून से, उसमें मैं बताया था कि आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें करनी आ जाएंगी। तो कोई इसका अर्थ पहले, ये जो पहली लाइन है क्वेश्चन की डिमांड है जो पूछ रहा है अधोलिखित, तो इसको अर्थ को पहले बताइए। बताओ सर। बोलिए। अधोलिखित संदर्भम मतलब नीचे दिए हुए संदर्भों को सम्यक अवधार्य, सम्यक अवधार्य। तरह से अवधार्य, सम्यक अच्छी तरह से समझ लो। तद तद अधस्तात् उसके नीचे दिए हुए पूछे हुए प्रश्नानाम प्रश्नों के प्रश्न पूछे हुए प्रश्नानाम उत्तरम प्रश्नों के उत्तर देवनागरी लिपि में स्वेन संस्कृतेन मतलब स्वतः संस्कृत माध्यम अपने से संस्कृत के लैंग्वेज में, अपने हाँ संस्कृत के लैंग्वेज में स्वेन अपने संस्कृत है ना, दीयताम, ठीक है। प्रत्येकम उत्तरम लिखा भी है, तीन 3 से 4 जो है पंक्ति पंक्ति भी भवे, 3 होना से चाहिए। प्रत्येक का। तो आप समझ लीजिए कि वह 3 से 4 पंक्ति का मांग कर रहा है, यानी कि आपकी 4 से 5 पंक्ति हो जाएगी, आपकी जो है 4 से 5 पंक्ति हो जाएगी। और 3 से 4 कह रहा है तो आपको लगेगा कई जगह पे कि अरे इसमें तो एक ही लाइन बनता है, कहाँ से 3-4 लाइन, तो उसको संदर्भ बता दीजिए, क्या क्वेश्चन की डिमांड क्या कह रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसमें जो लिखा हुआ है उसको बता दीजिए, है ना, बैकग्राउंड को बता दीजिए। तो देखिए
यह जो है इसके अंतर्गत यह आपके सामने कौन बताएगा इसको? पहला जो है, हाँ एक सेकंड रुकिए, पहला जो स्टॉप है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्टॉप तक कोई बताए। जैसे कि जहां तीसरे लाइन में बुद्धे है, बुद्धे परिनिवृत्ते, उससे पहले तक एक व्यक्ति कोई बताए क्वेश्चन के अर्थ में। अच्छा ऐसा बताना है, एक बार पूरा पढ़ दिए फिर उसका सामान्य अर्थ थोड़ा जल्दी में, ये नहीं कि एक एक शब्द का अभी जैसा इन्होंने कहा वैसे नहीं, आपको जैसे पूरा पढ़ दीजिए और उसके बाद सामान्यतः अर्थ को बता दीजिए, फिर आगे चलिए, क्योंकि थोड़ा जल्दी में करना होता है ना। अभी तो हम लोग थोड़ा सा डिले में कर रहे हैं, मगर वहां पे आपके पास समय कम रहता है, ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए। अंतिम समये बुद्धः कुशिनारा स्थानम् आगत्य हिरण्यवती नद्या तटे शालवने अदिष्ट। अंतिम समय में बुद्ध गौतम बुद्ध जो है वो कुशीनारा स्थानम आगत्य, कुशीनगर जो स्थान है वहां पे आकर हिरण्यवती नदी के तट पे शालवने अधिष्ठित, मतलब शालवन में अधिष्ठित मतलब बैठे थे। बैठे, बहुत अच्छा। दूसरी लाइन, बुद्धः तत्र शयितवान् उक्तवान् च आनन्दः यः धर्मः मया उपदिष्टः स्पष्टीकृतः च स एव शास्ता मंतव्यः इति। वहां पर सोए सोए और बोले, आनंद ये धर्म मैंने उपदेश मतलब उपदेश किया था, जो धर्म यह धर्म, जो धर्म मैंने उपदेश किया था और स्पष्ट भी किया था, वही शास्त्रा मंत्र, वही तुम उसको मतलब एक प्रमाण मानो, शासन प्रमाण स्वरूप, शास्त्र स्वरूप मानना। ठीक, बहुत अच्छा। अगला, एवं उक्त्या बुद्धः ध्यानमग्नः बभूव। यही बोलकर गौतम बुद्ध जो थे वो ध्यान मग्न हो गए। तस्य शरीरपातः प्राणत्यागः वा तदानीमेव जातः। उनका शरीर प्राण त्याग दिया, उन्होंने शरीर का प्राण त्याग दिया। तदानीम एव मतलब तब ही, और जाता मतलब चल बसे क्या सर? हाँ, तभी जो है उनकी जो है प्राण त्याग और शरीरपात हो गया, जाता मतलब हो गया, है ना। चलिए आगे कोई बोले, बुद्धे से लेकर के उसके बाद तीसरी लाइन में बुद्धा गया वयम मुक्ता से पहले तक कोई भी। बुद्धे परिनिवृत्ते सती बाबा भिक्षा क्रंदितुम प्रवृत्ताः। बुद्ध के परिनिर्वाण से बहुत सारे भिक्षु रोने लगे। हाँ, रोने में आवृत हो गए, प्रवृत्त हो गए, रो रहे थे। ठीक है, सही है, आगे। परम सुभद्र नामा भिक्षु बुद्धस्य शरीर पातेन प्रसन्न अभूत। परंतु सुभद्र नाम का जो भिक्षु था जी, बुद्ध के मृत्यु से प्रसन्न हुआ। ठीक, बहुत अच्छा। सर्वान भिक्षुन आहूय सह उक्तवान। सभी भिक्षुओं को बुलाकर वह बोला, हम प्रति शोकम न कुरुत, कि अभी शोक नहीं करना चाहिए। अब जो है शोक नहीं करना चाहिए, संप्रति मतलब अब, है ना। आगे, एतन कुरुत तन न कुरुत, एतन न कुरुत तन न कुरुत। हाँ सर, ये वाला थोड़ा सा मीनिंग इसका, यह मत करो, वह मत करो, यह करो, वह करो, इति। हाँ, इति वक्ता प्रस्थिता। हाँ, यह बोलकर, हाँ बोला ऐसा, वह बोला ऐसा मत करो, ऐसा वह रूल बना रहा था। आगे, बुद्धाज्ञा वयम मुक्ता। बुद्ध आज्ञा से हम लोग मुक्त हो गए। मुक्त हो गए, कौन कह रहा है? ये सुभद्र नामा जो भिक्षु था सर, वो हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका हो गया, 3 लाइन हो गई। चलिए नेक्स्ट लोग बोलिए। अधुना यथेच्छम से लेकर के, एक सेकंड, राजगृह नगरे तक बोलिए। अधुना यथेच्छम कर्तुम शक्नुमः। अब जैसी इच्छा हो वैसा करेंगे, हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कर सकते हैं, हाँ करेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। सुभद्रस्य वचनं श्रुत्वा बुद्धस्य वरिष्ठ शिष्य महाकाश्यपः चिन्तितवान्
यत ठीक यत है बोलिए। एतस्याः हाँ सुभद्र के वचनों को सुनकर बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य महाकाश्यप चिंतित हुए और चिंता करके बोले यत सोचिए। एतस्या अव्यवस्थायाः पूर्वमेव बुद्धवचनां प्रामाणिकं संलग्नं यथाशीघ्रं करणीयमिति। ये ऐसी अव्यवस्था से होने से पूर्व बुद्ध के वचनों को प्रामाणिक रूप से संलग्न करने के लिए शीघ्रता करनी चाहिए करनी बहुत होगी। अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी। स्वचिंतितं कार्यरूपेण परिणम कर्तुम निश्चितवान। यह सोचकर इस कार्य को करने के लिए वह निश्चित मतलब कार्य रूपेण परिणतम कर्तुम निश्चितवान परायण मतलब संकल्प करके निश्चय की उसने इस है, कार्य को संकल्प करने का निश्चय किया। निश्चय की, ठीक ठीक। चलिए आगे कोई बोले राजगृह नगरे से लेकर के अंत तक। राजगृह नगरे राज्ञः अजातशत्रोः सहायेन एका सभा आहूता। राजगृह नगर में राजा अजातशत्रु के सहायता से एक सभा को बुलाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तत्र 500 संख्यकाः अर्हत तत्र अर्हन्तः 500 संख्यकाः अर्हन्तः निमंत्रिताः। वहां पर लगभग 500 की संख्या में लोगों को उसने बुलाया। अरहंतों को, अरहंत जो कहलाते हैं ना, उनके जो बौद्ध धर्म में वह अरहंत कहलाते हैं। कौन? जो भिक्षुक हो गए या पुजारी हो गए, ऐसे लोगों को अरहंत कहलाते। अनुयायी, हाँ ठीक है। चलिए बोलिए, आगे बोलिए। साभा स्वयं महाकाश्यपेन कृतम। क्या अर्थ है बाबू? ये तो पद महाकाश्यपेन, महाकाश्यप सभापति जो है, सभापत्यम, सभापत्यम च, आप ही बोले जो बोल रहा है। जी सर। सभापत्यम च स्वयं महाकाश्यपेन कृतम। सभापति को खुद महाकश्यप बनाया। ऐसा सभापति का स्वरूप जो था वह खुद महाकश्यप ही सभापति थे, यह कहने का अर्थ। ठीक जी। अस्याम उन्होंने सभायाम संघस्य सर्वे बुद्ध कृताः नियमाः बुद्धोपदेशाः च संकलिताः कंठीकृताः च। तो इस सभा में संघ के सभी जो बुद्ध के द्वारा रचे गए जो नियम थे और बुद्ध उपदेश जो थे उसको संकलित किया गया तथा कंठित मतलब याद किया गया। बहुत अच्छा। तो सभी लोग इसका अर्थ समझ गए? यस सभी लोगों को आ रहा है? यस सर। अच्छा, ये आपने ये बताइए कि आपने जब शुरू किया था क्लास तो आपने सोचा था कि 1 महीने बाद हम यहाँ पे होंगे? 1 महीने, सवा महीने पे सोचा था आपने? नहीं सर। सोचा था। पहुंचे ना? पहुंच गए ना? समझ में आ रहा है? यस सर। अब मैं क्या बोला था आप लोगों को कि 1 सवा महीने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे आ गए हैं। मैं आपको बोला था। और आप सभी लोग बड़ा मुझे खुशी मिलता है जब आप अच्छा कार्य करते हैं और मैं जो पढ़ाता हूँ उसका प्रतिफल आप लोगों के माध्यम से देखने को मिलता है। बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं आप लोगों को। एक एक व्यक्ति एक एक प्रश्न का उत्तर देगा, हिंदी में 2-3 लाइन में। कोई बात नहीं, संस्कृत में आपको अभी मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मगर आप लिख लेंगे क्योंकि आपकी लेखन शैली ठीक है। तो मैं केवल आपसे हिंदी में पूछना चाहता हूँ कि आप सामान्य अर्थों में समझ जाएंगे। वही चीज कोई ऐसा है जो लिख नहीं पाएगा इसको? यदि सामान्यतया आपको लिखने को दे दिया जाए तो सामान्य अर्थों में 3-4 लाइन में लिख लेंगे? यस सर। जो नहीं सर लिख लेंगे। चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो एक एक करके मैं नाम दे देता हूं। पहले जो है सागर पहले नंबर पे, फिर है अलका, फिर है राजेश्वरी, फिर है प्रतीक, और फिर है आप मान लीजिए किसको लें, उसके बाद कोई भी ये ले लीजिए, बालाजी को ले लीजिए।
ठीक है, बालाजी हो गए, या फिर रहने गौरव आप बोलते हैं, है ना। तो आप इस सीक्वेंस में सभी लोगों को पता होगा, आप लोग एक एक करके हिंदी में 2-3 लाइनों में बोलिए, और मैं बताऊंगा कि जहां पे आपको एक ही लाइन ऊपर से देख लीजिए, आसानी से देख करके एक एक करके जैसा मैंने नंबरिंग दिया हुआ है वैसा आप लोग बोल सकते हैं। बोलिए। ये हिंदी में क्या सर ट्रांसलेट करना है? ट्रांसलेट नहीं करना है, मुझे इसका उत्तर चाहिए। जी 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 लिखा हुआ है क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का अर्थ बताना है और इसका उत्तर हिंदी में मुझे बताना है। संस्कृत में तो आप लिख ही लेंगे 3-4 लाइन में, मुझे पूरा भरोसा है, मगर मैं हिंदी में आपको जानना चाहता हूं कि आपने कैसे इसको, पहले क्वेश्चन का अर्थ बताइए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और ऊपर से देख करके मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा 2 से 3 लाइन में, 4 लाइन में। ठीक है। बुद्ध का शरीर पात एवं प्राण त्याग कब और कहाँ हुआ था? हाँ, ऊपर से देख करके आप बताएं। एक सेकंड, भिक्षु बुद्धस्य शरीरपात, एक बुद्धे परिनिवृते सति बहवः भिक्षवः क्रंदितुम प्रवृत्तः परम सुभद्र नामा। इनका सर प्राण त्याग तो कुशीनगर में हुआ था। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ इसका उत्तर आप 3 लाइन में कैसे देंगे, हिंदी में दीजिए। हिंदी में तो इस प्रश्न का अर्थ आप समझ गए, तो आप उत्तर कैसे देंगे? बुद्ध सर ये हिरण्यवती नदी के तट पर गए, वहां पे वो ध्यानमग्न हुए। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। दूसरे नंबर पे अलका आप बताइए, दूसरा नंबर शुरू हो, इसी प्रश्न का उत्तर दीजिए, पहले प्रश्न का अर्थ और साथ में इसका उत्तर। अलका आपसे सुनिए। यस सर। सर इसका यह है कि बुद्ध ने कहा पर, एक सेकंड सागर पूरा ध्यान से सुनिए, और मैंने पहले ही बोला हुआ था कि आप जो है ध्यान से देख कर, नहीं मैंने नोट ज्वाइन किया है सर आज। चलिए ठीक है, बोलिए बोलिए अलका। सर इसमें ये बुद्ध का शरीर पात और प्राण त्याग जो है कहा है, तो सर इसका आंसर तो ये फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि अंतिम समय में जो बुद्ध थे उनका कुशीनारा स्थान पर हिरण्यवती नदी के तट पर साल 1 में वहां पर जो है गए थे वो वहां पर। सर तो उसका यही होगा ना, कुत्र मतलब कहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, कुत्र कदाच जाता, कदाच जाता, कदाचार तो उसमें अंतिम समय आ जाएगा ना सर, तो पहली लाइन में यही कदा मतलब अपने अंतिम जीवन के अंतिम समय में। ठीक है। अब इसको सामान्यतः संस्कृत के हिंदी में कैसे कि बुद्ध जब अंतिम उनका समय काल था तब वह कुशीनारा के जो है हिरण्यवती नदी तट के सालवन में पहुंचे, और वहां पर उनका जो है शयन करते हुए ही शयितवान जब सो रहे थे उसी समय काल में क्या हुआ, उनका क्या हुआ, शरीर प्रातः प्राण त्याग। तीसरी लाइन में तदानीम एव जाता कदा शयितवान, जब सो रहे थे तब। आपने केवल वो शुरुआती लिखा तो वह क्या होगा, मार्स जाता लिखा हुआ है तो वहां से रिलेशन बनाते हुए जब वह ध्यान मग्न थे, सो रहे थे, सो गए थे, तब उनका जो है शरीर और प्राण त्याग हो गया। ठीक है, कहाँ हुआ, तो अंतिम समय में बुद्ध जो है कुशीनारा क्षेत्र में। तो अब इसको सामान्यतः 2-3 लाइन में, तो अंतिम समय में बुद्ध कुशीनारा जो क्षेत्र है वहां पर आकर के, उसके पास में हिरण्यवती नदी है, उसी नदी के पास में सालवन है, उसी सालवन के क्षेत्र में, ऐसे थोड़ा सा शब्द को आप विस्तार करते हैं, सालवन के क्षेत्र में वह बैठे और वहीं पे आनंद को उन्होंने अपनी उक्ति बताई, उपदेश दिए, और उसी के साथ बताने के साथ ही वह शयन पर चले गए। जब शयन पर चले गए, ध्यान मग्न हो गए, तो उसी समय काल में वह क्या हुआ, शरीर पात हो गया, प्राण त्याग हो गया।
है ना? तो 2-3 लाइन हो गई आपकी। जब आप समझ जाते हैं तो लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, समझ में आया सागर? जी सर, जी। क्वेश्चन की डिमांड को पूरा समझिए। अब ये दूसरे वाले में दूसरा जो कोई है, नंबरिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। आप लोग बोलिए, ये कोई भी जिसको भी अच्छा लगता है, कोई बर्डन नहीं है। बोलो सर, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। बुद्धे शरीरपाते सति सुभद्र भिक्षोः प्रसन्नतायाः किं कारणम आसीत्। बुद्ध के शरीर निर्वाण के बाद होने के बाद सुभद्र नाम का जो भिक्षु था वो प्रसन्नता से क्यों, उसका प्रसन्नता का कारण क्या था? जी। तो सर वो क्या हुआ, पहले सुभद्रा नाम जब भी उनका देहांत हो गया था गौतम बुद्ध जी का, तो उसके बाद वो भिक्षु सुभद्र भिक्षु प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो सोच रहा था कि जो बुद्ध आज्ञा थी वहां से हम लोग मुक्त हो गए, क्योंकि हम अभी कुछ भी कर सकते थे। बुद्ध बोलते थे ये करो, ये मत करो, ये क्यों कर रहे हो, ये करो। इसी वक्त ऐसे जो वो बोलते थे तो हम मुक्त नहीं देता हो गए। हाँ, इसलिए वो प्रसन्न हो गया। इसलिए वो प्रसन्न बहुत अच्छा, अप्रिशिएबल, एकदम कंटेंट को आपने समझा। चलिए तीसरे पे चलते हैं। एक सेकंड। हाँ, जो पहले बोल रही थी उनको बोलने का मौका दीजिए, फिर आप जो भी। केन राज्य सहायेन सभा आहुता, किस राजा की सहायता से सभा बुलाई गई, और किम प्रयोजन मासीत सभाया, और सभा का प्रयोजन क्या था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप प्रश्न का उत्तर 2-3 लाइन में दीजिए। यस सर। राजगृह, यह बताइए, हाँ, पहले कहाँ पर है ये? मान लीजिए लास्ट की तीसरी लाइन में है या फिर सेकंड तीसरी लास्ट की लाइन में है, यह बताते हुए। लास्ट की थर्ड लाइन का, लास्ट से थर्ड लाइन में स्टार्ट है। जी। राजगृह नगरे राज्य, मतलब राजगृह नगर के राजा अजात शत्रु की सहायता से सभा बुलाई गई, और सभा का प्रयोजन क्या था? सभा का प्रयोजन यह था कि सभा का प्रयोजन यह था कि जो बुद्ध के वचनों को प्रमाणित करने के लिए, प्रमाणिकता प्रदान करने के लिए और उनका संकलन करवाने के लिए सभी बौद्ध भिक्षुओं को एकत्रित करके उनका संकलन किया जाए। ठीक है, तो बुद्ध के जो वचन थे उनको प्रामाणिक रूप से स्थापित किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आगे जो बोल रहे थे वह बोलिए, नेक्स्ट। सभायां कति अहरन्तो निमन्त्रिताः, तस्या सभायाः च सभापत्यं केन कृतं। सभा में कितने अरहंतों को निमंत्रित किया गया था? बहुत अच्छा। उस सभा में सभापति किसे नियुक्त किया गया? हाँ, सर, सभापति कौन था उसमें? कौन था ये सर? सर, बुद्ध के नियम और उपदेशों को संकलन करने के लिए की गई सभा में 500 अरहंतों को निमंत्रित किया गया था। उस सभा के सभापति बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य महाकश्यप को बनाया गया, या महाकश्यप बने। बस इतना ही। देखिए कितना सटीक इन्होंने कहा। ठीक है, पहली लाइन इनको दोबारा से वह उत्तर दीजिए सर। बुद्ध के नियम तथा बोलिए सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। बुद्ध के नियम तथा उपदेशों को संकलित करने के लिए की गई सभा में 500 अरहंतों को निमंत्रित किया गया था। उस सभा का सभापति, हाँ, बोलिए। उस सभा का सभापति बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य महाकश्यप को बनाया गया। बहुत अच्छा। देखे, इस तरीके से आपको 2-3 लाइन में उत्तर देते ना, 3-4 लाइन में। राजा का नाम भी लिख सकते हैं ना इस लाइन में? नहीं, राजा का डिमांड कहाँ है? ठीक है, ठीक। अच्छा, पांचवा कोई आगे आना चाहता है? सभायाः कार्यरूपेण परिणतिः केन प्रकारेण संजाता। सभा का कार्य रूप किस प्रकार से संपादित हुआ? बोलिए, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में बोले। अभी जैसे इन्होंने बोला ये सबसे सटीक था, सबसे अच्छा था, वैसे ही आपको बोलिए। बुद्ध के शिष्य महाकश्यप ने बुद्ध कृत नियम और उपदेशों को संकलित करने की उद्देश्य से निश्चय किया।
और राजा अजात शत्रु की सहायता से एक सभा बुलाई गई, उसमें 500 अरहंत बुलाए गए, निमंत्रित किए गए। कोई बात नहीं, बुलाए गए निमंत्रित के सब। और महाकश्यप ने उस सभा का सभापतित्व खुद किया। बहुत अच्छा। और उसी सभा में बुद्ध के सभी नियम और उपदेशों को संकलित किया गया, कंठीकृत भी किया गया। कंठीकृत मतलब पहले लिखने का व्यवस्था नहीं था तो याद कराया गया, कंठीकृत याद हो गया। एक से नेक्स्ट जनरेशन को वह क्या है, याद करके कंठीकृत करके ही चला, है ना। कितना आसान था, कितना सुंदर था। यदि आप इस तरीके से 3-4 लाइन में, 5 लाइन में, और इसका उत्तर मुझे लिख करके आपको कल दिखाना है सभी लोगों को। उत्तर संस्कृत में लिख करके मुझे भेजना है। इसको जब आप अटेम्प्ट करते हैं, जब आप करने जाते हैं, तो इसको 3-3 की लाइन में डिवाइड कर लीजिए। 3-3 आप देखेंगे, 3-3-3-3 ऐसे अगर सिस्टमेटिक, तो 9 या 12 पॉइंट में अलग अलग आपको दिखेगा। इन 12 पॉइंट पर आधारित, 9 से 12 पॉइंट पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो मैंने एक बता दिया कि 2 से 3 लाइन पे आपको एक जगह पे जाकर के रुकना है, फिर उसको कट कर लेना है। जैसे यहाँ पर बुद्धे से पहले आप चले गए, फिर यहाँ पर जो है वयम मुक्ता शक्नुमः तक आप चले गए, फिर सुभद्र के वचन को सुन करके निश्चित करने तक चले गए। ऐसे क्या है, कुछ चैप्टर में उसको अलग अलग डिवाइड कर लिया, और उससे क्या होता है, आसानी और जल्दी से आप लोग कर सकते हैं, है ना सागर? जी सर। समझ रहे हैं इसको कैसे लिखना है? हो जाएगा आप लोग? हो जाएगा सर। चलिए, अच्छा, अब जो है दूसरा भी हम लोग करते हैं। और मैंने आप लोगों से 1 महीने पहले मैंने बताया था कि जब हम 1-1.5 महीने, सवा महीने बाद देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में आपने मेहनत क्या किया है। ऐसे नहीं पता चलता, और यह यूपीएससी के एग्जाम ही आपको बताएंगे। अब आपको लग रहा होगा, या चीज़ों से लग रहा होगा कि हम जो मेहनत किए थे उसका यह रिजल्ट है, यह 1 महीने की आपकी मेहनत है। ऐसे यदि आपने 4 महीने मेहनत कर लिया, तब 4-4.5 महीने का जो शेड्यूल है उसमें मेहनत किया, तब कैसे होगा? हो जाएगा आसानी से कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए, अब जो रेस्ट लोग बचे हुए हैं अभी तक, उसमें जो रेस्ट लोग बचे हुए हैं उन लोगों को 3-3 लाइन में, यह भी वही है, अधोलिखित संदर्भम सम्यक अवधार्य, अच्छी तरीके से समझना है, अवधारण करना है, अपने मन में समझ जाना है। उसके बाद तधस्तात् पृष्ठानां प्रश्नानां उत्तरम देवनागरी लिप्या स्वेन संस्कृतेन दीयताम्। उसके बाद जो उसके नीचे प्रश्न दिए हैं 4-5, उनको क्या करना है, उत्तर देवनागरी स्वेन संस्कृत, अपनी संस्कृत लैंग्वेज में देना है। और यह संस्कृत लैंग्वेज आप सभी का बन चुका है अपने अपने तरीके से। आपको क्या करना है, कल होमवर्क में मुझे यह सारा इसका उत्तर लिख करके भेजना है, और हम बीच बीच में एक एक करके प्रीवियस ईयर का अनसीन पैसेज करते चलेंगे। आज का होमवर्क आपका इतना ही रहेगा। चलिए, तो एक एक करके आप लोग, बेहद आसान है। आप पहले आप लोगों को लगता होगा कि अरे ये कैसे हो पाएगा, और आप सागर से पूछिए, सागर इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखे हैं, संस्कृत के भी और यूपीएससी के भी बच्चे जो तैयारी करते हैं, या तब पता चलेगा कि आपने जो जिस चीज़ का उत्तर दिया है वह कितना लोगों के लिए कठिन हो जाता है। संदर्भ ही नहीं समझ में आता है, कोई कराते ही नहीं है। सागर? बल्कि सर हिंदी में आंसर करना ज्यादा मुश्किल रहता है, वो अच्छे से कर रहे हैं सब। संस्कृत में इसमें पैसेज में से तो हम ऐसे कैसे आंसर निकाल के लिख सकते हैं, है ना? हाँ जी सर, यही आंसर आप संस्कृत में पूछेंगे, सीधा का सीधा निकाल के आंसर लिख देंगे। वही बात है, बस लिखने आ जाए। और यदि आपको यह समझ नहीं आएगी कि इसका क्या कह रहा है, यही परेशानी होती है सर। हाँ, 1 महीने से मैं क्या कर रहा हूँ, यही मैं कार्य करा रहा था। अब आप सभी लोगों को प्रतिफल समझ में आ रहा है, आपकी जो मेहनत है वह आपको समझ में आ रहा है। इसीलिए मैंने पहले क्या किया, अनसीन पैसेज नहीं कराया भी। जब यह पूरा शेड्यूल आप लोगों का लगभग, अभी थोड़ी बहुत संस्कृत राइटिंग आपकी कुछ ना कुछ चलती रहेगी,
मगर आपको यह अनुमान हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ चीजों को अच्छे से, और जो मैंने मेहनत किया हुआ है उसको तो क्या है सीरियस होकर के तैयारी करनी है। चलिए जो बच गए हैं बाबू उन लोगों में से वह लोग आप एक एक करके 3-3 लाइन वेदाध्ययन से लेकर के विद्याध्ययनम तक आप लोगों को एक बार पहले कोई बोल दे। वेदाध्ययन से विद्याध्ययनम तक। वेदाध्ययने ज्ञायते यत् मानव जीवनम चतुर्षु विभागेषु विभक्तम। वेदाध्ययन करने पर हमें यह पता लगता है कि मानव जीवन चार भागों में बटा हुआ है। ये 4 विभाग 4 आश्रम के नाम से जाने जाते हैं। बहुत अच्छा। आश्रम में स्थीयते, ये स्थीयते का नहीं पता सर मुझे। कोई बात नहीं, बोलिए पहले पूरा बोल तो लीजिए। आश्रम में स्थीयते यस्मिन् स आश्रम है। यह आश्रम की परिभाषा बताई गई है ना। आश्रम में स्थित होता है जो आश्रम में आश्रम्यते जो श्रम की स्थिति होती है, श्रम के यह जो पूरा जीवन काल है जिस स्थिति को बदलता है स्थीयते यस्मिन् स आश्रम कहलाता है ना। चलिए आगे। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास चत्वारः है। ये ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। ये आश्रम है। तेषु उनमें से प्रथम सर्वैर अपरिहार्यत्वेन, इस परिपालनीय है। इस वर्ड का भी नहीं पता पर सर्वैर परिहार्यत्वेन। आप बीच में आप क्या है कि शुरू से क्लास को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो होमवर्क यदि पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा, कई चीजें छूट जाएंगी। चलिए यहीं पे आपको रोकते हैं, दूसरे लोग बताएं। दूसरे का सर्वैर अपरिहार्यत्वेन। सर गृहस्थादित्रयः आश्रमास्तु नहीं, पहले ये वाला सर्वैर अपरिहार्यत्वेन परिपालनीयः। तेषु प्रथमः सर्वैर परिहार्यत्वेन परिपालनीयः। मतलब ब्रह्मचर्य गृहस्थ जो है हर तरह से पालन, इनमें से सब एक समय मतलब तेषु प्रथम। हाँ तेषु प्रथम मतलब ब्रह्मचर्य का पालन, वैसे लाइन बताया सर उसमें। हाँ नंबर्स वाइज अपरिहार्य है, नहीं अपरिहार्य है सबको। तेषु प्रथमः सर्वैः अपरिहार्यत्वम्, कंपल्सरी है सर्वैः। हाँ कंपल्सरी है, परिपालनीय कंपल्सरी है ना। ऐसा शब्द का मतलब वो न करें, ठीक है। प्रथम जो है थोड़ा सा भी अर्थ को मिस, अभी अभ्यास होगा उसका कोई दिक्कत नहीं है, मगर मिस नहीं करना है। मिस यदि अर्थ को करेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार जो करा रहा था दूसरी बुक संस्कृत राइटिंग की अच्छे से आप लोग कीजिए। यह क्या है अलग अलग तो है, आसानी कर देगा। चलिए कोई बात नहीं है। सर्वैः अपरिहार्यत्वेन परिपालनीय, फिर से बोलिए। तेषु प्रथमः सर्वैर परिहार्यत्वेन पालनीयः। अपरिहार्यत्वेन पालनीयः। हाँ तो ब्रह्मचर्य जो उनमें से जो पहला है वो सबको कंपल्सरी पालन करना है। हाँ आगे। गृहस्थादित्रयः आश्रमास्तु ऐच्छिकाः। और गृहस्थ और आदि जो 3 है, 3 आश्रम जो है वो ऐच्छिक है, अपनी इच्छा ऑप्शनल है, अपनी इच्छा। जैसे देखिए शंकराचार्य क्या थे, वह पहले गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किए, सीधे संन्यास में चले गए। तो यह ऐच्छिक है ना, ऐच्छिक है। हाँ आगे। विद्याध्ययनम तपोमय जीवन यापनम सर्वविध गुणानां संग्रहश्चाश्रमेस्मिन् प्रधानानि कर्तव्यानि। विद्याध्ययन से तपोमय जीवन का व्यापन और सर्वविध गुण से सर्वविध सब गुण पढ़ के आश्रम में संग्रह करना, सर्वविध गुणों का संग्रह करना इस आश्रम में प्रधान कर्तव्य है। इस आश्रम में प्रधान, हाँ इस आश्रम में प्रधान कर्तव्य है, ब्रह्मचर्य आश्रम में। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसमें लिखा नहीं था इसलिए मैं पूछा है ना। हाँ ये थोड़ा संदर्भ आप समझिएगा, ठीक है जी सर। ब्रह्मचर्य काले ब्रह्मचारिणः गुरुकुलाश्रमे निवसन्त
आचार्यासकाशात् विविधाः विद्याः शिल्पकलाः विज्ञानानि च निःशुल्कं शिक्षन्ते स्म। ब्रह्मचर्य ब्रह्म मुहूर्त काल में उठकर ब्रह्मचारी को गुरु आश्रम में जो रहते हैं उनको आचार्य के पास जाकर विविध विद्या जैसे शिल्पकला विज्ञान आदि निःशुल्क फ्री में पढ़ते हैं। अच्छा, ब्रह्मचर्य काल है, ब्रह्मचर्य जितना टाइम लाइन होता है ब्रह्मचर्य काल है, 12 साल 10 साल है ना। चलिए आगे। द्वितीय आश्रम, इसको कर दीजिए फिर मैं दूसरे के पास जाऊँ। द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रमोस्ति, जो दूसरा आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। चलिए अब इसके आगे कोई अन्य बोलिए, कोई अन्य लोग बोले, जिसको भी आता हो, जिसको भी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और सभी लोगों में से जो भी। भौतिकी शारीरिकी मानसिकी च समुन्नतिः भौतिक विषयाणाम् उपभोगः दाम्पत्य जीवन यापनम वंश प्रतिष्ठाये संतानोत्पत्ति आश्रमे अस्मिन् विशिष्टानि कर्माणि। भौतिकी शारीरिक और मानसिक समुन्नति के लिए, भौतिक विषयों के उपभोग के लिए, उपभोग हेतु, दाम्पत्य जीवन यापन के लिए, वंश की प्रतिष्ठा के लिए और संतान उत्पत्ति के लिए, संतान उत्पत्ति में यह संतान उत्पत्ति इस आश्रम की विशिष्ट कर्म है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अप्रिशिएबल। चलिए। गृहस्थाश्रमः सर्वेषु आश्रमेषु श्रेष्ठो अस्ति। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। यथा वायुं समाश्रित्य सर्वे जन्तवः जीवन्ति तथैव सर्वे आश्रमाः गृहस्थ आश्रमाश्रिताः सन्ति। जैसे वायु के आश्रय में आकर सभी जीव जीते हैं, उसी प्रकार वैसे ही सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम में आश्रित हैं। यतः गृहस्थेन त्रयो अपि आश्रमिणो नित्यं ज्ञानेन अन्नेन च प्रतिपालिता भवन्ति। यह गृहस्थ इसी गृहस्थ यथा का मतलब यहाँ क्योंकि संदर्भ थोड़ा विस्तार, क्योंकि विस्तार ऐसे, क्योंकि गृहस्थेन, क्योंकि गृहस्थेन गृह से ही तीनों आश्रमों का नित्य ज्ञानेन अन्नेन का मतलब क्या होगा सर? ज्ञानेन, हाँ, ज्ञान और भोजन, हाँ, ज्ञान और अन्न का प्रतिपालन होता है, मतलब पालते हैं इसी आश्रम। अस्य गृहस्थ आश्रमस्य च उपक्रमः विवाह संस्कारेण संजायते। इस गृहस्थ आश्रम का और इस गृहस्थ आश्रम का एक विवाह संस्कार के रूप में उपक्रम का संजात होता है, उत्पन्न होता है। शुरुआत जो होती है वह विवाह संस्कार से होती है। चलिए नेक्स्ट बोलिए, अभी बोलिए, वस्तुतः बोलिए। वस्तुतः संतानोत्पत्ति विवाह आवश्यकम वस्तुतः संतान उत्पत्ति के लिए विवाह आवश्यक है। बहुत अच्छा। आप कोई अन्य बोले? बोलो सर। बोलिए बोलिए। न क्षणिक भोग संभोग लक्षणम ही तद्विवाहो नाम। ना कि क्षणिक भोग क्षणिक संभोग लक्षण ही उसका नाम है। विवाह का नाम क्षणिक संभोग लक्षण नहीं है। इसका मतलब ये है, एक सेकंड, कि संतान उत्पत्ति के लिए विवाह आवश्यक है, न कि थोड़े से संभोग लक्षण के लिए। संभोग की प्राप्ति का यह अर्थ नहीं है। विवाह का मतलब होता है संतान की उत्पत्ति। चलिए बहुत अच्छा, आगे। एष खलु दंपत्योः चिरजीवन मिलन रूपः। यह निश्चयन कह रहा है। निश्चयन दंपति जीवन का मतलब पति पत्नी का चिरजीवन मतलब मिलन रूप है, पूरे संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन का मिलन रूप है। नारी न मना संभोग वस्तु रूपा अपितु सम्मान्या श्रद्धास्पदा ग्रह सम्राज्ञी स्वरूपा च। नारी बहुत अच्छा। नारी सिर्फ न केवल थोड़ी सी संभोग वस्तु रूप है, परंतु सम्माननीय है, श्रद्धास्पद है और ग्रह की सम्राज्ञी मतलब ग्रह की होम मिनिस्टर टाइप में है। ऐसे न केवल नहीं होम मिनिस्टर नहीं, अरे मैंने गलत समझ रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो आप मंत्री समझ रहे हैं सब, ऐसा गलती मत कीजिएगा। ठीक है। न केवलम दंपति ही एवं शांति ही विवाहे निर्भरा किंतु समाजस्य शांति ही अपि सुतराम संदधाति।
केवल दंपति मतलब हस्बैंड वाइफ ही शांति विवाह है, मतलब शांति विवाह में क्या है सर? शांति विवाह है, शांति ही विवाह है, पढ़िए ऐसा ही है ना? जाएगा। शांतिर विवाहे निर्भरा न केवलं दंपत्यो एव शांतिर विवाहे निर्भरा किंतु समाजस्य शांतिरपि सुतराम अनुसंदधाति। हाँ, मतलब ये सिर्फ दंपति मतलब पति पत्नी की शांति के लिए नहीं, शांति के जीवन के लिए नहीं है, परंतु पूरे समाज की शांति के लिए भी बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इत्थम विवाहस्य वैशिष्ट्यम अस्ति नास्ति अस्मिन् कोपि संदेह। यही विवाह का वैशिष्ट्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह नहीं है। कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया या बता नहीं पाएगा? सब लोग कर लेंगे? संदर्भ सारा समझ में आ गया? यस सर। चलिए, श्रेया भी आ गई हैं क्या? उपस्थित हैं? यस सर। बड़ा धीमे से बोल रहे हैं श्रेया। चलिए, तेज बोलिए। आगे यह देखते हैं, क्योंकि आप बोले थे इसमें। नहीं सर। बोलना चाहिए, आगे बढ़ के बोलना चाहिए, सभी लोगों को बोलना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हाँ जितना बोलेंगे अभी तो आपको बार बार संस्कृत अनसिन पैसे इन सब चीजों से होगा। अब जो है ऊपर से देख करके एक एक प्रश्न का उत्तर, आप जिसकी भी इच्छा हो वह लोग एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। थोड़ा सा इसको चलिए पहले 3 का दे दीजिए, तो फिर मैं उसको वह आसानी, पहले 3 का उत्तर दीजिए, फिर मैं 2 को आपको स्क्रीन पे पूछ लूंगा। 3 का एक एक करके कोई दे। पहला है कि आश्रम का परिभाषा आश्रमस्य। आश्रम की क्या परिभाषा है? तो आश्रम की परिभाषा दूसरी लाइन में ही दी हुई है। आश्रमयते स्थीयते यस्मिन् स आश्रमः। अपने तो पहली लाइन में तो ये हो जाएगा पहले। नहीं, अपने शब्दों में इसको बताना है। आश्रम की परिभाषा तो यह हो गई जी। ठीक है, आगे बोलिए। जी, ब्रह्मचारिणे गुरुकुल आश्रमे के विषया शिक्षन्ते स्मः। मतलब ब्रह्मचर्य गुरुकुल आश्रम में कौन कौन से विषयों की शिक्षा दी जाती है? तो ब्रह्मचर्य गुरुकुल आश्रम में शिल्पकला, इसमें कौन सी लाइन में दिया हुआ है? एक अच्छा जी, विद्या, शिल्पकला, विज्ञान आदि की शिक्षा दी जाती है। विज्ञान आदि की है दी जाती थी। तो इसको 2-3 लाइन में कहना, क्योंकि परिभाषा आश्रम की यह रही पहली बात, और ब्रह्मचारी जो है तत्काल समय में अध्ययन करते थे, जिसके अंतर्गत वह ये शिक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करते थे। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार के साथ में 2-3 लाइन में है ना, एक ही लाइन 2 लाइन में डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा विस्तार। आश्रम, ठीक है सर। ये डेफिनेशन एडजेक्टिव लिखनी है या फिर चेंज? नहीं, जब डेफिनेशन पूछा जाता है तो डेफिनेशन आपको एज इट इज लिखा जाता है ना। यस सर। जब भी आपको परिभाषा पूछी जाती है तो आप किसी का कोड देते हैं ना, या एज इट इज लिखते हैं ना, तो यह ध्यान रखो। तो परिभाषा एज इट इज लिखी जाती है। ठीक, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, परंतु परिभाषा कभी भी एज इट इज लिखी जाती है। आप भी देखे होंगे हर एक जगह पे। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न कोई उत्तर बताए। बोलो सर। ब्रह्मचर्य आश्रमे कानि प्रधानानि कर्तव्यानि। मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में कौन से प्रधान कर्तव्य रहते हैं? कर्तव्य हैं, ठीक है। तो उसका मीनिंग 3rd लाइन में बताया गया है। जी। विद्याध्ययनम, तपोमय जीवन यापनम, सर्वविध गुणानां संग्रहश्चाश्रमेस्मिन् प्रधानानि कर्तव्यानि। विद्या का अध्ययन करना, तपोमय जीवन को व्यापन करना, और व्यापन करके सर्वविध गुणाओं का संग्रहण करना, यही ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रधान कर्तव्य है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और तीसरा वाला बोलिए, अभी जो बीच में वह बोले थे, उनका वो उत्तर दें। गृहस्थाश्रम में
सर इसमें ऊपर वाले में एज इट इज आंसर मिल रहा है तो भी अपनी लैंग्वेज में चेंज करना जरूरी है या फिर लिख सकते हैं? जैसे दूसरी लाइन में आपको चेंज करके मैंने बताया था, अभी मैं बताया कि दूसरी लाइन में कैसे चेंज करके लिख देना। पहली वाली लाइन परिभाषा है तो जैसा परिभाषा वहां दिया गया है वही आपको लिख देना है, मगर दूसरी लाइन में अपने शब्दों का यूज करना पड़ेगा। सर का आंसर जो है ना वो एज इट इज लिया हुआ, जैसे विद्या जन्म तपोमय जीवन यापनम, ये लिख के फिर सीधा लिख सकते हैं या फिर चेंज करना है लैंग्वेज? नहीं, जो दूसरा है इसको सीधा नहीं लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है। जैसे अब इसको लिखना है कि ब्रह्मचारी जना गुरुकुल आश्रमे जो है गुरुकुल आश्रम में क्या करते हैं, विद्यायाः अध्ययनम कुर्वन्ति। कौन सा है ये, शिक्षन्ते स्म गुरु के विषयाः, कौन सी लाइन में है, ध्यान से उतर गया, थर्ड में है आपके नहीं थर्ड में नहीं, प्रधान कर्तव्य है वो तो, पांचवें में, पांचवें। हाँ, तो विद्यायाः शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिल्पकला की शिक्षा प्राप्त करते हैं और विज्ञान की भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, वह सारा निःशुल्क होता है। तो ऐसे क्या है, आपका लैंग्वेज हुआ कि नहीं हुआ, है ना? सेम एज इट इज नहीं लिख देना, ठीक है? इसमें स्पष्टतया लिखा होता है अपने लैंग्वेज में, भले आपको एज इट इज दिख रहा है तो नहीं, अपने लैंग्वेज में उसके अर्थ को आप वाकई में समझ रहे हैं, ठीक है? क्या जाता है, आप समझ तो रहे हैं, विद्या का अध्ययन, शिल्पकला का अध्ययन, विज्ञान का अध्ययन निःशुल्क प्राप्त करते हैं, तो अपने लैंग्वेज में आप इसको कैसे लिखेंगे, है ना? समझ में आता है? एकदम ये ध्यान में रखिए कि एज इट इज आ जा रहा है तो बस परिभाषाएं ही लिखी जाती है, जैसे कोटेशन जो होता है वह लिखा जाता है एज इट इज, इसके अलावा परिभाषाएं या कोटेशन जो है एज इट इज ही लिखना चाहिए। आपको या कोटेशन कोई पूछ लिया तो ऐसा मत कीजिएगा कि नहीं अपने शब्दों में, कोटेशन वह डायरेक्ट, उसमें परिभाषा जो है जो डायरेक्ट होती है ना, वह लिखी जाती है, ये ध्यान रखिएगा कहीं पर भी। चलिए तीसरा जो उत्तर दे रहे थे आप बताएं। गृहस्थाश्रम में कानी विशिष्टानि कर्माणि, गृहस्थाश्रम में कौन से विशिष्ट कर्म होते हैं? तो इसका आंसर सर फिफ्थ लाइन में है, चारों आश्रमों में, मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में द्वितीय आश्रम है गृहस्थाश्रम। इसमें सर भौतिकी, शारीरिकी, मानसिक इनकी समुन्नति, मतलब सम्यक उन्नति होती है। हाँ। भौतिक विषयानुम उपभोग, मतलब भौतिक विषयों का उपभोग किया जाता है। दंपति जीवन यापन, मतलब हस्बैंड वाइफ के ऐसा जीवन का यापन, मतलब जीवन जिया जाता है और वंश प्रतिष्ठा यही संतानोत्पत्ति ही आश्रम में अस्मिन विशिष्टानि कर्माणि, मतलब वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए संतान की उत्पत्ति इस आश्रम के विशिष्ट कर्म है। हाँ, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कीजिए, 2-3 लाइन में थोड़ा सा और सिस्टमेटिक, आप समझ तो गए हैं, थोड़ा सा और। ठीक है। गृहस्थाश्रम में बोलिए सिस्टमेटिक बोलिए, अपने शब्दों में बोलिए। 4 आश्रमों में गृहस्थाश्रम यह दूसरा आश्रम है। इसमें भौतिक मतलब फिजिकल इसके विशिष्ट कर्म होते हैं, विशिष्ट कर्म होते हैं, जैसे कि अब जैसे कि यह और यह ऐसे बता देंगे, आसान हो जाएगा, है ना, सिंपल लगेगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें यह आप लोग गृहस्थाश्रम कथम श्रेष्ठ अस्ति, नीचे वाली लाइन से ही हो जाएगा, ऊपर जाना नहीं पड़ेगा। कोई भी बोलिए, अर्थ बताते हैं, बोलिए। गृहस्थ आश्रम किस प्रकार से अन्यों से श्रेष्ठ है, अन्य आश्रमों से श्रेष्ठ है, मतलब कौन सी लाइन में है सर की गृहस्थ लाइन, सर ये वाली यथा वायु में कौन सी लाइन है, नीचे से लाइन कौन सा है, 6वीं लाइन है सर, नीचे से 6ठी और 7वीं लाइन, 6ठी और 5वीं और 6ठी लाइन। अच्छा ठीक है, बोलिए कैसे श्रेष्ठ है सर? इसका आंसर है कि गृहस्थ आश्रम को अन्य आश्रमों से श्रेष्ठ माना गया है। यह इसलिए है क्योंकि यह आश्रम अन्य आश्रमों को अन्न धन प्रदान करके उनके आधार रूप का कारण करता है या उनका आधार बनता है। जी, बहुत अच्छा। और भी कुछ हो सकता है इस प्रकार
इस प्रकार इसकी श्रेष्ठता स्वयं एवं स्थापित हो जाती है ना? यस सर। ठीक है, चलिए कोई अन्य बताए। किम विवाहो नाम तस्य किम वैशिष्ट्यम च, कोई और बताए, और बताए विवाह क्या होता है और उसकी विशेषता क्या है। कोई भी पहले दे चुके हो तब भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर दे चुका है, कोई नहीं है उपलब्ध तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो उपलब्ध है वह लोग बोले। सर नीचे से 5th लाइन में है सर, विवाह क्षणिक संभोग का लक्षण नहीं है। ये तो सच में मतलब निश्चय ना दंपति जीवन का मतलब मिलन रूप है, उन्होंने कहा है। जीवन भर का एक साथ है, दाम्पत्य का जीवन भर का एक साथ है। और इसके वैशिष्ट्य ऐसे है कि ये सिर्फ दंपति के शांति के लिए नहीं है, परंतु पूरे समाज की शांति भी इसमें समाई हुई है। समाज की व्यवस्था बनाए रखने की इसकी क्या है आवश्यकता होती है, और यही वैशिष्ट्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी बहुत अच्छा। तो आप देखिए थोड़ा सा क्या है, धीमे धीमे अभी थोड़ा सा टाइम लगा है, मगर जैसे जैसे आप यह सारे 15-20 साल के कर लेंगे, आप यकीन मानिए चुटकी में होना शुरू हो जाएगा। पहले तो आपको यही पढ़ने में दिक्कत आ रहा होगा, उसके बाद आपको यह लग रहा होगा कि शुरू में ये कहाँ से होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन रहा होगा, है ना? अब आप देखिए कितना चीजों को समझने लगे हैं, तो बड़ा महत्व है और चीजों को समझ करके लिखने। और मैं बार बार मैं बोलता हूँ कि मुझे क्या आपको इनपुट देना है, कितना देना है, कैसे देना है, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई वो हूँ, मगर मैं क्या है आपको उसी रास्ते पर, एक सही मार्ग पर, कहीं एक्स्ट्रा ना हो जाए, फालतू की चीजें ना आ जाए आपके पास में, मन मस्तिष्क में। धीमे धीमे एक एक सीढ़ी चढ़ना है, पता चला आप सीधे कई सीढ़ियां चढ़ गए तो आप गिर जाएंगे, कई चीजें होती हैं। तो धीमे धीमे आसानी से इतना कोई, और एक बार प्रिपरेशन करने की जरूरत है।